लाइन पर उपस्थित सभी प्रिय आत्मवत दर्शकों, श्रोताओं, सर्वप्रथम प्रौत प्रणेता प्रज्ञा अवतार दीनबंधु श्री PR सरकार के श्री चरणों में मैं अपना मानसिक साष्टांग प्रणाम निवेदित करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी बंधुओं को उसी निष्ठा और श्रद्धा के साथ आत्मिक प्रणाम भी निवेदित करता हूँ। आज मेरी विवेचना का विषय है प्रौत एक सुसंतुलित सिद्धांत। हम सभी लोग इस बौद्धिक युग में, बुद्धिवादी युग में आए हैं और बुद्धिवादी के होने के स्वरूप इतिहास के गहन पन्नों का हम लोगों ने अध्ययन किया है, सुना है और अध्ययन करने की गहन क्षमता भी रखते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं यह कहना चाहूँगा कि सभ्यता के आदिकाल से ही मनुष्यों ने अपने जीवन को सर्वाधिक सुरक्षित रखने, विकसित होने और विकास की चरम सीमा तक पहुंचने के लिए प्रयास किया है। कतिपय इतिहासकारों का कथन है, हम भारतवर्ष प्राचीन नाम आर्यावर्त के मनुष्यों ने, बुद्धिजीवियों ने लगभग 15,000 वर्ष पूर्व ऋग्वेद की ऋचाओं का सृजन किया। जिस ऋचाओं में यह प्रकट होता है कि भारतवर्ष ही वह प्रथम देश है जिसने भौतिक ज्ञान से लेकर मानसिक बुद्धि और आत्मिक परम प्रज्ञा को विश्व में प्रचारित किया। लेकिन इतने लंबे प्रयास के बाद यदि हम आज की स्थिति की सही रूप से विवेचना करें तो पाएंगे कि आज दो ग्रुप में, दो खंड विभाजित हो गया है। और एक है गरीबों का, दीन दुखिया का एक विस्तृत संसार, जहाँ भूख है, वस्त्रहीनता है, नग्नता है, आवासहीनता है, चिकित्सा के अभाव में असमय मृत्यु हो जाने का अवसर है। और दूसरी तरफ धन का अंबार लगा हुआ है, बेशुमार संपदा है। अर्थात आज का संपूर्ण समाज इस बौद्धिक युग में दो ग्रुप में बटा हुआ हैव्स, अर्थात जो सब तरह के साधनों से संपन्न है। दूसरा साधन विहीन हैव्स नॉट, जिनको जीने तक के लिए अन्न भी उपलब्ध नहीं है। यह जो विषमता है, क्या अत्यंत आश्चर्य का विषय नहीं है? जिस युग में मनुष्य ग्रहों उपग्रहों की यात्रा कर रहे हैं, वहाँ के लोग, वहाँ का विश्व समाज इस दो खंडों में वितरित है। क्या इतना विवेक हम लोगों में नहीं उपजा कि सबके जीवन में सुख हो, सबके जीवन में विकास का सुअवसर हो, सभी चरित्रवान हों, सब एक दूसरों की सद्भावना रखते हों, जो कहला सके कि मनुष्य कोई जानवर नहीं है, वह पशु नहीं है, केवल अपने लिए नहीं, वह दूसरों के लिए सोचने वाला मनुष्य है।
या दूसरों के सुख के लिए अपने सुख दुख की आहुति देने वाले देवता की ही संतान है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? निश्चित रूप से आज हमें इस दुर्व्यवस्था के अंदर में जाकर के खोज करनी होगी, इसका कारण क्या है। जिस देश के लोगों ने संपूर्ण दुनिया को वेद जैसे मूल ग्रंथ दिया, उपनिषद जैसे अनुपम ज्ञान को छीटा, अनेक साधु संतों के चरित्रों की गहराई को भी दिखाया, आज इस दुर्दशा में है। निश्चित रूप से कहना पड़ेगा कि यह वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत तथा दुनिया के अन्य देशों में भी जो सदग्रंथ हैं, उन सदग्रंथों के रहते हुए भी, महापुरुषों की अनगिनत संख्या रहते हुए भी इस दुर्दशा का कारण है मनुष्य के समक्ष उपस्थित दर्शन नहीं, सिद्धांत का असंतुलित होना। अगर इन मनुष्यों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूज्य ब्रह्म ऋषियों ने संतुलन का विचार किया होता कि मनुष्य के हर क्षेत्र में, मनुष्य के जीवन में मुख्यतः 3 क्षेत्र तो हैं। मुख्यतः एक उसका शारीरिक तल, दूसरा उसका मानसिक तल, तीसरा उसका समुन्नत आध्यात्मिक तल। लेकिन इन तलों में सभी के जीवन के लिए तालमेल, सामंजस्य। फिर बहिर्जीवन में मनुष्य के सामने उसका एक सामाजिक जीवन है, उसका एक राजनीतिक जीवन है, उसका एक आर्थिक जीवन है, उसका एक शैक्षणिक जीवन है, उसका एक सांस्कृतिक क्षेत्र है। इन सबों में भी सुसंतुलन नहीं बैठाया गया। इसलिए हमारा जो संत्रास है, हमारे जीवन में जो भयानक क्लेश है, दुख है, विपदा है, विक्षोभ है, तरफ है, यही सिद्धांतों के असंतुलन के कारण ही। अब हम मूल विषय पर आए हैं। हमारा प्रतिपाद्य विषय है प्रौत एक सुसंतुलित सिद्धांत। ये जो प्रौत शब्द है, ये एब्रिविएशन है, एक संक्षिप्त रूप है। प्र अर्थात प्रगतिशील, उ अर्थात उपयोग, त अर्थात तत्व। प्रगतिशील उपयोग तत्व को संक्षेप में हम लोग प्रौत कहते हैं। अंग्रेजी इसका प्रतिशब्द है प्राउट, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी। यह प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी यह बुद्धि का उत्कर्ष नहीं है। सच पूछिए तो यह प्रज्ञा का अवदान है, प्रज्ञा का प्रसाद है। बुद्धि और प्रज्ञा में अंतर है मेरे बंधुओं। बुद्धि कहते हैं जो मस्तिष्क बल से देश काल पात्र की सार्थकता में अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए, अपने विकास के लिए क्रियाशील हो। और प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि के उस का प्रक्षेत्र जिसके अंतर्गत सबके एक का दुख दूसरे का भी दुख है, दूसरे का सुख अपना भी सुख है। यह समदर्शिता, यह संवेदना, यह सह प्रकृति, यह सह अनुभूति जिसके कारण होता है उसको कहते हैं विवेक, विवेक प्रकाष्ठा प्रज्ञा। यह तो मैंने कहा प्रौत प्रज्ञा।
बंद हो गई, बंद हो गए। हेलो करे छी लेकिन आवाज आ रही है? मेरी आवाज जा रही है धर्मेंद्र दादा? आ रही बोलिए बोलिए। तो मैं कह रहा था, यह किनकी प्रज्ञा का अवदान है, किन तरह है, तो उनका नाम है श्री श्री प्रभात रंजन सरकार। और उनका जो आध्यात्मिक क्षेत्र है उसमें वे धर्म प्रवर्तक भी हैं, धर्म पुनः संस्थापक भी हैं, और कोटि कोटि मुमुक्षुओं को मुक्ति और कामना जीवन मरण के क्षेत्र से ऊपर उठने वाले के जो जिज्ञासु हैं उसके लिए वे सदगुरु भी हैं, जहाँ उनका नाम है श्री श्री आनंद मूर्ति जी। तो आनंद मूर्ति जी उर्फ PR सरकार की ही प्रज्ञा का अवदान है यह प्रौत। अब अधिक विश्लेषण में जाना ही होगा अच्छी तरह से समझने के लिए। प्रो माने प्रगति, प्रगति किसको कहते हैं? समानतः लोग आगे की गति को प्रगति मान के चलते हैं, लेकिन प्रौढ़ प्रणेता के विचार से अग्रगति सदैव प्रगति नहीं होता है। प्रगति माने प्रकृष्ट रूपेण गति, जो सब प्रगति, अर्थात जिस गति में पुनः लौट करके आने गिर जाने की संभावना नहीं हो वही प्रगति है। भौतिक क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में या मानसिक जगत में जो गतियां होती है उसमें पूरी संभावना गिर जाने की होती है। आज हम बहुत बुद्धिमान हैं, कल वह बुद्धि किसी परिस्थिति के चाप से नीचे गिर सकती है और दुर्बुद्धि में पनप सकती है। आज प्रगति बहुत शरीर क्षेत्र में है, आज हम बहुत स्वस्थ हैं, बड़ी अच्छी प्रगति इसको लोग कह देते हैं, लेकिन यह अग्रगति है, क्योंकि कल इसकी पूरी संभावना है कि शरीर दुख में पड़ जाए, रोगग्रस्त हो जाए, जर्जर हो जाए। तो दार्शनिक दृष्टि से भौतिक क्षेत्र में और क्रूड स्थूल अर्थ में बौद्धिक क्षेत्र में जो अग्रगति होती है उसमें गिरने की संभावना छुपी होती है। लेकिन जो प्रगति है, अगर प्रवृत्ति में प्रवेश कर जाए, प्रगति हो, तो उसको रिएक्शन होने की संभावना नहीं होती है। उसी गति को प्रकृष्ट गति कहते हैं। तो प्रगतिशील, तो इसमें तो जो गति हम लोगों की उस अवस्था तक क्रियाशील है बढ़ने के लिए, जिसमें गिरने की संभावना नहीं हो, उसको इन्होंने कहा प्रगतिशील। उपयोग है प्रकृति ने, जिसने सभी जीवों का, विशेष करके बुद्धिशील जीवों में मनुष्यों को उपयोग करने के लिए बहुत सारी प्राकृतिक संपदाओं को दिया है। इस समुदायों में भूमि भी है, भूमि तत्व है, भूमि में छुपे हुए हैं जितने भी वस्तु हैं, खान है, कोयला है, तांबा है, वस्तुएं हैं। जल तत्व है, समुद्र हैं, नदियां हैं, इसके अंदर छुपे हुए बहुत सारे रत्न हैं, जवाहरात हैं, बहुत चीज़ हैं। अग्नि तत्व है, उसके द्वारा उस जो हम ताप है
वायु तत्व है, गैस है, गैस का उपयोग। इन सारी वस्तुओं का अधिकतम कैसे उपयोग किया जाए जिससे सभी की गति प्रगतिशीलता की ओर जाए, सब विकास की ओर जाए और सबका सुख दुख हो सके। और तो यह तो हुआ प्रगतिशील उपयोगिता की बात। अब सिद्धांत किसको बंधुओं हम लोग जानते हैं, एक होता है दर्शन, एक होता है सिद्धांत, एक होता है नीति। तो प्रौथ इस दृष्टि से भी संतुलित हैं कि इसमें नीति भी बहुत प्रगतिशील है। मनुष्य की संपूर्ण क्षमता के साथ संपूर्ण जगती की वसुंधरा की क्षमता का सुंदरतम उपयोग के लिए नीति और कार्यक्रम निर्धारित करता है। दूसरी तरफ मनुष्य की जितनी भी क्षमता है, उसकी शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आत्मिक क्षमता, इन तीनों क्षमताओं में भी यह संतुलन पैदा करके वह सभी के जीवन में केवल समृद्धि, केवल सुख और केवल पूर्ण शांति की व्यवस्था करता है। सिद्धांत की परिभाषा यही है। दर्शन से थोड़ा हट करके दर्शन बिल्कुल शाश्वत होता है। दर्शन माने जो परम सत्ता को देख करके, अनुभव करके, जो दूसरे के हित के लिए प्रचारित करते हैं, जिसमें मुक्त आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है, परमात्मा का जीवों के दुख दर्द से क्या संबंध है, प्रकृति कैसे व्यधान उपस्थित करती है, परमात्मा कैसे लिए उस अवसर का प्रयोग अवसर प्रदान करते हैं, इन तत्वों का विवेचन करें, इसको हम दर्शन कहते हैं। सिद्धांत उन नियमों को कहते हैं जो देश काल में परिवर्तनीय तो होता है, लेकिन सदैव तुलनात्मक दृष्टि से वह नीति से अधिक अस्थायी होता है, जिसके प्रयोग करने से सबके जीवन में सुख है, सबके जीवन में विकास हो, सबके जीवन में शांति हो। और नीति भी कहते हैं, इसकी परिभाषा करते हुए श्री PR सरकार कहते हैं, क्षेमनार्थे नयनम इत्यार्थे नीति। जो कल्याण के लिए जिसका वहन किया जाए, कल्याण के लिए जिसको ले जाया जाए, उसी को नीति कहते हैं। नीति की माने कूटनीति नहीं, नीति का माने छल कपट की रीति नहीं, बल्कि सबके कल्याण के लिए। सबके अंतर्गत कौन आते हैं? तो कहते हैं जो जितने भी लोग हैं, वे सारे लोग और जितने भी जीव हैं, जितनी भी वनस्पतियां हैं, ये सब परम पिता की सृष्टि है। क्योंकि प्रौथ जो है एक अध्यात्म आधारित एक सिद्धांत है। प्रौथ सिद्धांत इसलिए कि देश काल पात्र के परिवर्तन के साथ इसकी जो नीतियां हैं वह परिवर्तित होती रहेगी, लेकिन सदैव प्रगतिशील ही रहेगा, जिसका लक्ष्य होगा कि परम विकास कहते हैं वह परम सत्ता की अनुभूति को, जिसके विषय में हमारे देश के एक बहुत प्रसिद्ध कवि ने कहा, इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस मंजिल पर जिसके आगे राह नहीं है। अर्थात प्रगति उस चरम बिंदु, चरम शिखर तक जाती है जिसके आगे राह नहीं है। तो कहाँ से राह नहीं है? वही अनंत सत्ता में, वह परमेश्वर में, वह आनंद घन आनंद चेतना चिदानंद में प्रवेश कर जाइए तो वह अनंत है, असीम है और निर्वचनीय है और कल्पनीय है। वह उस सत्ता में जब हमारी जीव चेतना प्रविष्ट कर जाती है तब हमारी गति वहाँ तक जाती है। तो इसको परम गति कहते हैं, प्रगतिशीलता की चरम बिंदु है। तो इसलिए तो हमारे सिद्धांत का लक्ष्य है
वहाँ तक जाना। इसलिए हम प्रौध की परिभाषा करते हैं, ये अध्यात्म आधारित विकासोन्मुखी सिद्धांत है। और तत्वदर्शिता का माने वही है जो परम तत्व को दिखाते। तो परम तत्व का एक प्रारंभिक बिंदु यह मान के हम चलते हैं कि संपूर्ण सृष्टि किसी मनुष्य का, किसी जड़ प्रकृति का, जड़ मतलब जिसकी अपनी चेतना नहीं है, उसकी सृष्टि नहीं है। यह चेतन युक्त ब्रह्म की सृष्टि है। और ब्रह्म की परिभाषा है शिव शक्त्यात्मक ब्रह्म, अर्थात चेतना और प्रकृति दोनों के सम्मिश्रण से सृष्टि का निर्माण हुआ है। और संपूर्ण सृष्टि इसलिए कहते हैं परमात्मा की सृष्टि है। इसको सृष्टि करने वाले कोई जड़ शक्ति नहीं, बल्कि परम चैतन्य शक्ति ईश्वर क्या है। इसीलिए मनुष्य का आदर्श इस पृथ्वी के प्रथम धर्म प्रचारक, धर्म संस्थापक, प्रचारक नहीं धर्म संस्थापक भगवान सदाशिव ने परिचय दिया मनुष्य को। और उसने कहा, हरर में पिता माता गौरी स्वदेशो त्रिभुवनम बांधवा शिव भक्ताश्चैव वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात इस सृष्टि के जन्म देने वाला, सबके दुख कष्ट को हरण करने वाले वे शिव हैं। शिव माने परम कल्याणकारी सत्ता। हरर में पिता माता गौरी, और गौरी ऐतिहासिक रूप का नाम है, लेकिन उसका असली अर्थ है वह जगत जननी प्रकृति, परमा प्रकृति। हरर में पिता माता गौरी स्वदेशो त्रिभुवनम, वह राष्ट्रीयता का वह भाव नहीं। यह जो त्रिभुवन है, सृष्टि मोटा मोटी 3 स्तर में मानते हैं, भूलोक, भूअरलोक, स्वर्लोक, त्रिलोक। तो यह 3 लोकों में है जो हमारा स्वदेशी है। हम तीनों में आ जा सकते हैं, तीनों का उपयोग कर सकते हैं अपने आवास के लिए, अपने प्रयोग के लिए, अपनी साधना के लिए, अपनी कर्म शक्ति को दिखाने के लिए। तो स्वदेशो त्रिभुवनम, खास अर्धावर्त की सीमा या इंग्लैंड, अमेरिका और एशिया, अफ्रीका की सीमा का उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने कहा तुम लोगों का, हे मनुष्यों, तुम लोगों का स्वदेश तो त्रिभुवन है। तीनों क्षेत्र में तुम आ जा सकते हो, अपनी प्रतिभा का प्रयोग कर सकते हो और सबके जीवन में शांति ला सकते हो। क्यों? तो उन्होंने कहा वसुधैव कुटुंबकम, तुम्हारा कुटुंब केवल माता पिता भाई बंधु साला ससुर यही नहीं है, तुम्हारे कुटुंब सभी मनुष्य हैं, सभी। क्योंकि तुम सबके पिता एक है, वह परमात्मा है। इसलिए तुम लोगों का एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, एक वैश्विक भाई है। इसीलिए आज के जो प्रज्ञावान मनुष्य हैं, आज के जो परम तेजस्वी मनुष्य हैं, आज के जो बिल्कुल सहल हृदय से कपटहीन मनुष्य हैं, उनका लक्ष्य है सभी के जीवन में सुख लाना। वह इस भेद दृष्टि को नहीं रखेंगे कि वह निर्धन है तो त्याग के योग्य है, वह अस्पृश्य है, वह हरिजन है, वह शेड्यूल कास्ट है, वह अफ्रीकन है, वह हबशी है, वह काला है, वह गोरा है। इस तरह का भेद शिक्षित अविकसित मनुष्यों का है, पशुतल के जीवन में जीने वाले मनुष्यों का है, बुद्धिमान और प्रज्ञावान मनुष्यों का नहीं। तुम लोगों को प्रज्ञावान बनना है, प्रोटिस्टों को आगे बढ़ना है। इसीलिए मनुष्यों इसका लक्ष्य होगा प्रोटिस्टों का कि संपूर्ण वसुधा के सारे लोग मेरे बंधु हैं, बांधव हैं, मेरी माँ बहन हैं। और इस संपूर्ण वसुधा की जितनी भी संपदा है, वह समुद्र की संपदा हो, चाहे भूमि तल की संपदा हो, चाहे वनस्पतियों की संपदा हो, उस पर सब पर एक कॉस्मिक इनहेरिटेंस, वह ईश्वरीय नैसर्गिक उत्तराधायित्व का बोध है, वह सबका है। यह पृथ्वी किसकी है? क्या मनुष्यों की है? किसी सम्राटों की है? अरबपतियों की है? अमेरिकनों का है? चाइनीजों का है? नहीं, यह सबकी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। इसके उपयोग करने का अधिकार सभी को, मालकियत का अधिकार नहीं है। स्वामित्व का अधिकार उसी का होता है जो उसके उत्पादक होते हैं। हम आप साधारण बुद्धि से जाने, क्या हमने वायु को पैदा किया?
क्या हमने जल को पैदा किया है? क्या हमने पृथ्वी को पैदा किया है? क्या किया है? क्या हमने अग्नि तत्व को पैदा किया है? ये तो कुछ भी नहीं है। यह तो ये सारे चले, भूमि हो, नदी हो, नाला हो, पहाड़ हो, जंगल हो, पशु हो, गाय हो, बैल हो, इन सबों को पैदा करने वाला तो परम पुरुष परमात्मा है। तो निश्चित रूप से साधारण बुद्धि कहते हैं, इसका असली स्वामित्व केवल परम पिता को है। इसलिए जो प्रौटिष्ट होगा वह प्रौत प्रणेता, प्रज्ञा अवतार, दीनबंधु, आनंद मूर्ति के अनुसार यह इसको आंतरिक रूप से स्वीकार करेगा कि हम यह पृथ्वी के हम मालिक नहीं हैं, बल्कि हमको इस पृथ्वी की संपदाओं का उपयोग करने का अधिकार है, लेकिन स्वामित्व करने का अधिकार नहीं है। यह प्रौत की सिद्धांत किया यह पहला बिंदु है, पहला पॉइंट है। इनहेरिटेंस को मानते चलेंगे तो मुख्य रूप से यह अध्यात्म आधारित है। जो जिस सृष्टि का मालिक परमात्मा को मानते हैं, इसकी सारी वस्तुओं का मालिकियत उन्हीं का है। हम भी परमात्मा के पुत्र हैं, आप भी परमात्मा के पुत्र हैं, आप भी परमात्मा की पुत्रियां हैं। लेकिन लौकिक दृश्य हम कहते हैं अमुक चौधरी, अमुक उपाध्याय, अमुक झा, अमुक सिन्हा, अमुक जॉनसन, टेंसन, मोहम्मद खान, ये सब नाम लौकिक दृश्य तात्कालिक है। वस्तुतः अगर आप खूब गहराई से विज्ञान को सोचेंगे तो हमारे लौकिक पिता माता मेरे शरीर को उत्पन्न होने के लिए एक सहायक का काम किया है। उनके अंदर में संतानोत्पत्ति की भावना, उनके करने की यह भावना, यह उद्वेग, यह विचार जिसने पैदा किया, जिसकी प्रेरणा से वो संतान उत्पत्ति में अग्रसर हुए, वह प्रेरणादायक सत्ता ही हमारे वस्तुतः पिता हैं। इसलिए बहुत अच्छी एक व्याख्या है प्रौत दर्शन के आधार पर, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या सर्वदार्वणिं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। ये जो प्रार्थना है इसकी प्रौतिष्ठिक व्याख्या अत्यंत विलक्षण है, जो मैं आज भी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। कहता है कि हे परमात्मा, तुम्हें भी यहाँ पर परमात्मा के लिए आया है, वह परम सत्ता के लिए हुआ है। तुम्हें भी माता च पिता तुम्हें, यह जो मेरी माँ है, जो इतनी ममता से, करुणा से, स्नेह से अपने हृदय में चिपका करके मेरा विकास कर रही है, अपने दुख सा करके, इसकी यह जो ममत्व की भावना, यह पुत्र पालन की भावना, इस भावना के जो उद्भेदक हैं, जो इस हमारी पर्टिकुलर माँ शकुंतला देवी के रूप में जो है, उसमें तो तुम ही वस्तुतः क्रियाशील हो। शकुंतला देवी मेरी माँ तो मात्र एक भौतिक आधार लिए हुआ निमित्त है, उसके माध्यम से तुम ममता बांट रही हो, तुम करुणा बांट रही हो, तुम पोषण तत्व कर रहे हो। यही बात पिता, ये जो मेरा पिता है, ये जो मेरा अमुक चौधरी पिता है, उसकी भी को काया में तुम ही पितृत्व का रोल अदा कर रहे हो, निमित्त कर रहे हो। उसका भी श्रेय उनको तो खुद अपने ही अस्तित्व का पता नहीं है, तो मेरे पितृत्व का भावबोध उनको कैसा है। यह लौकिक विचार से है। तो वही मेरे पिता भी हैं। तुम्हें भी माता च पिता तुम्हें विद्या दार्वणिं तुम्हें। ये जो विद्या मेरे गुरु जी, हमारे मास्टर साहब, हमारे ट्यूटर साहब, हमारे प्रोफेसर साहब, हमारे रिसर्च गाइड, ये लोग जो विद्या हमको दे रहे हैं वो माध्यम का ही काम कर रहे हैं। उनके माध्यम से परम सत्ता परमात्मा में नहीं, मेरी अज्ञानता के चक्षु को उन्मूलित करके ज्ञान उनके माध्यम से बांट रहे हैं। इसलिए भी उद्धता भी वह परमात्मा है। तुम्हें मैं सर्व दार्वणिं तुम्हें बा, जो कुछ भी मुझको मिला है, चाहे स्वास्थ्य मिला हुआ, चाहे सुंदरता मिली है, चाहे पद मिला है, चाहे प्रतिष्ठा मिला है, जो कुछ भी मिला है उसके दाता परमात्मा है। तुम्हें सर्वम मम देव, इसलिए सर्वस्व वही है। ये जो बृहत ब्रह्म की जो व्यापक भावना है, वहाँ न कोई हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, न हबशी है, न क्रिश्चियन है,
न गोरा है न काला है, सब संसारी विभेद है, संसारिक संरचना का विभेद है। इस छोटे छोटे प्रतिपर के विभेदों को तोड़ करके जो परम सत्य को देखते हुए जो आगे बढ़ेगा वह प्रोटिस्टों का चरम लक्ष्य होगा। अब भौतिक जगत की ओर अब आते हैं। भौतिक जगत में जैसे मनुष्य का 3 तल है, शारीरिक तल, मानसिक तल, आध्यात्मिक तल। तो शारीरिक तल का निर्माण हुआ है 5 भौतिक पदार्थों से, अन्न से, बस से, जल से, वास से। तो जल का, अन्न का, गृह का, चिकित्सा का अगर सही ढंग से उपयोग हो तो शरीर का विकास होगा। और मानसिक तल का विकास अगर नहीं हो जाए तो असंतुलित विकास कहा जाएगा। लेकिन प्रोत कहेगा संतुलित विकास। शरीर विकसित हुआ है तो मन को भी विकसित करने की प्रचेष्टा की जाए, दोनों में तालमेल बैठाया जाए। कैसे? तो मन का विकास होता है सुंदर साहित्य पढ़ने से, सत्संग करने से, अच्छे लोगों की संगत में बैठने से और अच्छा चिंतन करने से, व्यापक भाव करने से। इसलिए मन को भी विकसित किया जाए। और आत्मिक विकास होता है मन के अंतर्गत जो अवरोधक शक्तियां हैं, जो मन को आत्मा की ओर बढ़ने नहीं देता है, उन अवरोधक के विरुद्ध संघर्ष करना। ये अवरोधक शक्तियां को कहते हैं खटरिपु और अष्टुपाश। खटरिपु क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य। और पाशु है कुल, शील, लज्जा, भय, जुगुप्सा। ये आज सब है। तो इसके विरुद्ध किसी सदगुरु से मतलब जो संपूर्ण अंधकार को नष्ट करने की आध्यात्मिक क्षमता रखता हो, उसके सामने इन वृत्तियों को हम योग साधना से समित करेंगे, नियंत्रित करेंगे। तो आत्मनियंत्रण और आत्म संयम के द्वारा इसको करके हम परम पुरुष हैं, तो तीनों में संतुलन होगा। अब बहिर् क्षेत्र में आर्थिक संपदा जो है उसका सुंदरतम उपयोग करेंगे सबके जीवन में सुख लाने के लिए। तो मैंने जैसे प्रारंभ में कहा था कि आधुनिक उपलब्धि यही है कि मानव समाज 2 ग्रुप में स्पष्ट रूप से बट गया है। वह पहला ग्रुप है हैव्स का, जिनके पास सब सुविधा है, और दूसरा ग्रुप हैव्स नॉट, सब वंचित, जिसके पास कुछ नहीं है। यह गैप अगर साधारण गैप होता तो बर्दाश्त के योग्य था। ऐसा है नहीं। आपको सुन के ताज्जुब होगा। यह डाटा है कि विश्व के एक मिनट, मात्र 1% लोग, यह सुन के आपको आश्चर्य होगा, यह डाटा मैं प्रमाणिक डाटा दे रहा हूँ। मात्र 1% लोग दुनिया के 50% संपत्ति के अधिकारी हैं, स्वामी बन बैठे हैं। जब मैंने पहले ही कहा था प्रौध के अनुसार स्वामित्व किसी का नहीं है, केवल परमात्मा। लेकिन कपट अर्थनीति के कारण मात्र 1% लोग दुनिया की 50% संपत्ति के आज मालिक बन बैठे हुए हैं। मात्र 8 धनी लोग की कुल संपत्ति पृथ्वी की आधी आबादी की संपत्ति से अधिक है। कहते हैं अमेरिका जैसे देश में 10% लोग ही 76% संपत्ति के स्वामी हैं, जबकि 50% अमेरिका वासियों के पास देश की मात्र 1% संपत्ति है। भारतवर्ष की जहाँ तक बात है, यहाँ कहते हैं 10% की आबादी के पास देश की 80% संपत्ति है, जबकि 60% भारतीयों के पास 5% से भी कम संपत्ति है। मात्र 57 भारतीय अरबपतियों के पास
देश की 70% आबादी के बराबर की संपत्ति है। दुनिया के 1/3 गरीब भारतवर्ष में रह रहे हैं। भारतवर्ष की गरीबी कितनी पराकाष्ठा पर जानिए। दुनिया की 1/3 गरीब भारतवर्ष में रह रहे हैं। 90% ग्रामीण भारतीय के पास 10,000 रुपये प्रति माह से भी कम आय है। यह तो कोरोना पीरियड से पहले की बात है। कोरोना में तो और दुर्दशा हुई है। लगभग 300 भारतीय बच्चे, लगभग 3,000 भारतीय बच्चे भूख और कुपोषण के कारण असमय में ही मर जाते हैं। कहने का मतलब यह भीषण गरीबी क्यों हुई? तो इस भीषण बड़ी गरीबी के कारण में बताते हैं कि यह जो अभी वर्तमान युग में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सर्वत्र है। पूंजीवाद के विपरीत साम्यवाद की स्थापना की गई थी, लेकिन वस्तुतः साम्यवाद में भी कुछ दार्शनिक त्रुटियां थी, कुछ मनोवैज्ञानिक त्रुटियां थी, जिसके कारण 70-80 वर्ष तक भीषण मिलिट्री अनुशासन के अंतर्गत कार्य करने पर भी वह असफल हो गया साम्यवाद, और फिर वह भी पूंजीवाद का ही रूप ले लिया। और पूंजीवाद की तरह उस देश में भी विषमता, आर्थिक विषमता है, सामाजिक विषमता है, फिर राजनीतिक विषमता भी है और शैक्षणिक सांस्कृतिक विषमता भी है। तो आज सारी दुनिया इस भीषण विषमता से पीड़ित है। यह कारण है आधुनिक युग की अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से भी दुनिया पीड़ित है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था से भी दुनिया पीड़ित, तथा कथित साम्यवादी वस्तुतः विश्व में आज कहीं नहीं, उससे भी पीड़ित है। तो उसके निदान में न साम्यवादी, न वो व्यवस्था, न मिक्स्ड इकोनॉमी की व्यवस्था, एक प्रौद्ध की व्यवस्था दी गई है। तो यह साम्यवाद के दुर्गुण अर्थात समाजवाद के दुर्गुणों और पूंजीवाद के दुर्गुणों का जो शमन कर सके और सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का संवर्धन कर सके, इसीलिए भी श्री PR सरकार को प्रौद्ध नाम के नया सिद्धांत को देना पड़ा, जो संतुलित है सबके शारीरिक, मानसिक, आत्मिक क्षेत्र और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक से। यह तो बंधुवर परिचय के रूप में मैंने कहा। अब इसकी और विशेषता है। प्रौद्ध सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता है इसके पांच जो सिद्धांत हैं उसकी थोड़ी चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। इसका 5 मूलभूत सिद्धांत हैं और 11 इसकी विशेषता है। मूलभूत सिद्धांत में है इसका है समाज आदेशेन बिना धन संचय अकर्तव्य, अर्थात समाज के आदेश के बिना धन को संचित करना अकर्तव्य है। पहले ही कहा पूंजीवादी व्यवस्था के आने तक धन पर व्यक्तिगत स्वामित्व की स्थापना हो गई, जो कहते हैं यह कर्तव्य नहीं है। इसीलिए पहला सिद्धांत प्रौद्ध में सबसे सामने रखा गया है कि मालिकियत की भावना का निरूपण केवल उपयोग के लिए समाज की सहमति और अनुमति से धन की एक निश्चित सीमा पर उपयोग करने के लिए रखा जा सकता है। इसका अंग्रेजी में कहा गया, नो इंडिविजुअल वुड बी अलाउड टू अकोमोडेट फिजिकल प्रॉपर्टी विदाउट क्लियर परमिशन और अप्रूवल फ्रॉम कलेक्टिव बॉडी। यह कैसे होगा?
यह तो सिद्धांत की बात है, इस पर थोड़ा समय बचेगा तो मैं फिर उस पर आ जाऊंगा, लेकिन हमको लगता है समय बहुत कम मालूम पड़ता है। खैर, शरीर मन के संतुलन की बात की गई, 3 सूक्ष्म जगत की बात भी मैंने कर दी। देश काल पात्र के परिवर्तन के अनुसार इसकी जो नीतियां हैं, जो सिद्धांत हैं, उसके भी में परिवर्तन होगा। तो ये परिवर्तनशीलता का गुण दे देने के कारण प्रवृत्ति जो है सो किसी कोई बाद के जैसा नहीं हुआ। देयर इज डिफरेंस बिटवीन सिद्धांत और इज्म। आनंद मूर्ति जी ने यह लिख करके कि देश काल पात्र में यदि परिवर्तन हो तो प्रवृत्ति के सिद्धांत और इसकी नीतियां में समयानुकूल परिवर्तन होगा, लेकिन वह हमेशा प्रगतिशीलता की दिशा की ओर गया, अर्थात सभी का विकास सबके साथ और परम सत्ता परमात्मा की ओर। इसीलिए यह सिद्धांत है, यह इज्म नहीं है। और इस व्यापक सिद्धांत को हर में पिता माता गौरी या सब में मालकियत का भाव नहीं हो, इस व्यापक सुंदर सिद्धांत को लाने के लिए 1959 ईस्वी में श्री PR सरकार ने ये प्रौढ़ सिद्धांत को जन्म दिया। फिर इस प्रौढ़ सिद्धांत को लागू कैसे किया जाएगा? क्या ये पूंजीपति लोग जो अरबपति मुट्ठी भर लोग हैं, जो करोड़ों करोड़ों खरबों को संपत्ति विहीन कर दिए हैं, वह रिवॉल्यूशन करने देंगे? उपदेश से बात मान लेंगे? नहीं, उसके लिए एक विप्लव करना होगा। विप्लव कहते हैं अगर उपदेश से नहीं माने, अनुग्रह से अनुरोध से नहीं माने, तो उनके विरुद्ध शक्ति के प्रहार, चाहे बुद्धि का शक्ति हो, चाहे आत्मिक शक्ति हो, चाहे भौतिक शक्ति हो, प्रहार करके समाज को परिवर्तित कर देंगे। तो इस भावना को लेकर के उन्होंने 1959 ईस्वी में 1968 ईस्वी में एक राजनीतिक पार्टी का जन्म दिया जिसका नाम है PI, प्रोटिस्ट ब्लॉक इंडिया। और प्रोटिस्ट ब्लॉक इंडिया के साथ उन्होंने कहा समाज परिवर्तन कर, यह इंडिया राजनीतिक फील्ड में काम करेगा, राजनीतिक दृष्टि से लोगों को नए चुनाव कराने, नैतिकवादियों को अध्यात्मवादियों के हाथ में शासन सत्ता देने के लिए अनुग्रह करेगा, समझाएगा, उनको सुशिक्षित करेगा और राजनीति में जाकर के तदनुकूल कानून बना करके तदुचित शक्ति के प्रहार करके समाज को परिवर्तन करेगा। साथ साथ उन्होंने इसको सहयोग देने के लिए कतिपय समय सामाजिक आर्थिक इकाइयों के रूप में हिंदुस्तान में 44 समाज आंदोलन को जन्म दिया, जिसका नाम है जैसे अंगिका समाज, मैथिली समाज, भोजपुरी समाज, विदर्भ समाज, उड़िया समाज। इन समाजों ये लोग फील्ड में जा कर के प्रौद्ध के दर्शन से, प्रौद्ध के सिद्धांतों से और साधना की उपयोगिता से लोगों को परिचित कराएंगे और एक वातावरण तैयार करेंगे जो नीतिवादियों की सरकार सेंटर में बने और इन लोगों के द्वारा समाज में एक नया नव चेतना, नव विकास आ सके। फिर उन्होंने सहयोगी संस्था के पैरेलल, प्रतिद्वंदी नहीं, सहयोगी संस्था के रूप में कहा ये समाज आंदोलन और PBI एक दूसरे के प्रतियोगी और विरोधी नहीं है, एक पूरक संस्था है। एक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक सांस्कृतिक फील्ड में जन चेतना लाएगा और व्यापक सिद्धांत की ओर मनुष्य को ले जाएगा। और उसके बाद कहे से किसानों की एक संस्था होगी जिसको प्रोटिस्ट फार्मर फेडरेशन कहेंगे, प्रोटिस्ट इंटेलेक्चुअल फेडरेशन की माने जो बुद्धिजीवी में तर्क के द्वारा, भाषण के द्वारा, बौद्धिक क्षमता के लोगों को नई संस्कृति पैदा करने उसके लिए से प्रोटिस्ट इंटेलेक्चुअल फेडरेशन होगा। छात्र में बहुत ऊर्जा होती है लेकिन वह गलत शिक्षा देने के कारण छात्रों को बहकाते हैं, इसलिए छात्रों को सही पथ दिखाने के लिए प्रोटिस्ट स्टूडेंट फेडरेशन का निर्माण करना होगा। उसी तरह से प्रोटिस्ट सेवा केंद्र करना पर सेवा करने के लिए उसका वाहिनी तैयार होगी।
तो इन सारे वाहिनी, इतने सारे फेडरेशन एक दूसरे की पूरक के रूप में साथ करेंगे। डिवीजन ऑफ लेबर के सिद्धांत के आधार पर प्रतिभा अलग अलग ढंग से काम करेगी, लेकिन सबका एक लक्ष्य होगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। एक छोटे से छोटे जो मार्जिनल सीमांत आदमी हैं, जो आज भूखे हैं, नंगे हैं, प्यासे हैं, चिकित्सा विहीन है, शिक्षा विहीन है, एक राक्षस के जैसे नाली के कीड़े की तरह जो जीवन बिता रहे हैं, उस सीमांत आदमी के भी जीवन में सुख शांति हो, उनको भी कोई भय नहीं देगा, उनको भी सामाजिक न्याय मिले, उनको भी आर्थिक न्याय मिले। तो इसके लिए आर्थिक संशोधन करना ही होगा। इसके लिए प्रौद्ध का पहला सिद्धांत में रखा गया, पीबीआई के पहला सिद्धांत रखा गया कि हम अमीरी रेखा घोषित करेंगे। लोग सीमाकरण, एक कवि का बहुत मार्मिक कथन है, उस पर आप ध्यान देंगे, वह है कि अति सुख भी है उत्पीड़न, अति दुख भी है उत्पीड़न, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। अर्थात क्राइम लोग क्यों करते हैं? मैंने अपनी आँखों से देखा है, प्रमाण दे सकते हैं कि जो दरिद्र हैं, जो कल अच्छा लड़का था वो रोड पर जाकर डकैत बन गया है, वह क्रिमिनल बन गया है। अच्छा लड़का था, मरने लगा तो घूसखोरी करने लगा, और अच्छा बना तो लोगों को, अपने पड़ोसियों को, भाई बहन की भी हत्या करके खाने लगा, गरीबी के कारण। ये क्राइम है। इस क्राइम को कहते हैं नीड बेस्ड क्राइम, जो व्यवस्था के कारण क्राइम करता है। मैंने ऐसी भी व्यवस्था देखी है, कुछ महिलाओं, भूख से तड़पती हुई महिलाओं को मैंने देखा है, उसको सुधारने की चेष्टा की है, लेकिन असफल नहीं के वह वेश्यावृत्ति एक पेशा के रूप में अपना लिया है। और तो ये लोग जो है व्यवस्था, नीड का, गरीबी के वंचित होने के, दरिद्रता के कारण कुकर्मी हो गए हैं। और ऐसे भी मेरे मित्र भी हैं, लोगों को देखा है जो इतनी बेशुमार क्षमता है, जो वे खाने पीने क्या करेंगे, वो बेशुमार खाना है, बेशुमार संपदा है, और अतिरिक्त संपदा का वो व्यभिचार करते हैं। वे नेकेड नाइट क्लब, वो बम्बई का क्लब हो कि दिल्ली का क्लब हो कि बेंगलोर का क्लब हो, वहाँ विलासता में, दुराचार में, व्यभिचार में करते हैं। अच्छी से अच्छी घराने लड़कियों को भी वेश्या बनाते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो बहुत धन हो गया, इसलिए वो व्यभिचारी हो गए। धन की तीन ही गति है, या तो खाएगा करेगा या व्यभिचार करेगा। तो जो उनके किसी भी व्यक्ति को इतना धन नहीं होना चाहिए कि वह व्यभिचारी बन जाए, अय्याशी बन जाए। इसलिए उस धन पर एक सीमा लगाने के लिए हम अमीरी रेखा की करते हैं, मैक्सिमम इससे अधिक अमीर नहीं होगा। वह कानून बना के, राजनीतिक सत्ता को बना से, सामाजिक चेतना जगा करके उस पर सीमा लगाने, इसलिए हम अमीरी रेखा की वकालत करते हैं पीबीआई के फ्रंट से। और सबसे बेसी दुर्दशा इस देश के कृषकों की है। तो कृषकों के दुर्दशा का बहुत सा कारण है। समय अल्प में सारे कारण के विस्तार में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक कारण कह दूंगा कि कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि सरकार जो है उद्योगपतियों की सरकार है। उद्योगपति जो ये जो पूंजीवादी ग्रुप के लोग हैं, ये अपने पैसा से, धन बल से मिनिस्टरों को खरीदते हैं, क्योंकि सारे मिनिस्टरों के पास कोई आदर्श नहीं है। समाज को चलाने के लिए एक ऊंचा आदर्श चाहिए। जैसे मैंने अध्यात्म को कहा कि आध्यात्मिक नहीं हैं लोग, तो वे लोग थोड़े से धन के ग्रिड के लोग से वे बिक जाते हैं पूंजीपतियों के हाथ से। तो उनके लिए जो औद्योगिक नीति में है कि लागत के अनुसार और अपने मुनाफा तक को मार्जिन दे के वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करते हैं, लेकिन यह सुविधा कृषकों के पास नहीं है। कृषकों को उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया है। वे मात्र बाजार के विनिमय की शर्त पर अपने मूल्य निर्धारण करते हैं, और पूंजीपतियों के दलाल इनको बार्गेन बेचने पर बाध्य कर देते हैं, क्योंकि कृषक की जो उपज होती है, उस उपज के ऊपर अधिक बार्गेनिंग करने की क्षमता किसानों को नहीं होती है, क्योंकि ये वस्तुएं सड़ जा सकती हैं। 1 साल से बेसी
2 साल से बेसी किसी वस्तुओं के नहीं। कुछ मछली है, काम है, फल है, उद्योग, वो तो कुछ घंटों तक ही उसकी बार्गेनिंग क्षमता, उसको रखने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए उसकी बार्गेनिंग क्षमता बहुत कम होती है। तो इसलिए पीबीआई का कहना है कि नहीं, कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। और उद्योग को भी कैसे संचालित करेंगे, तो उसके लिए पीबीआई का कहना है कि 3 क्षेत्रों में हम कृषि को बांटेंगे। जो मूलभूत उद्योग हैं, जिस पर दूसरे दूसरे उद्योग खड़ा होते हैं, उसका संचालन कोई नैतिकवादी जो सरकार होगी वह सरकार करेंगी, वह केंद्रीय सरकार हो, प्रांतीय हो या स्थानीय सरकार हो। और मध्यम श्रेणी के उद्योग पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा उसका संचालन होगा, ताकि उसके प्रॉफिट पर सबके बीच में बटेगा और किसी व्यक्ति संचित नहीं हो सकेगा। अब बिल्कुल छोटे छोटे जो उद्योग होंगे, जैसे पान का व्यापार, छोटी छोटी सी दुकानें, रोजमर्रा की दुकान, जो मनुष्य सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय आर्थिक जीवन को प्रभावित नहीं कर पावे, ऐसे छोटी दुकान व्यक्तिगत उद्योग के अंतर होगा। उसी प्रकार कृषि के बड़े बड़े जो कृषि के फार्म होंगे, वो उसके ऊपर सामूहिक खेती की दृष्टि से, कम्युनिस्टों के सामूहिक दृष्टि से नहीं, बल्कि प्रोतवादी सामूहिक दृष्टि से खेती हो गया, जिस पर और मध्यम श्रेणी की जो कृषि की व्यापार जो होगा वह निजी, वो भी कोऑपरेटिव के द्वारा होगा। और बिल्कुल छोटी खेत जोत की हो जाए वह व्यक्तिगत संपत्ति हो गया। तो इन सब रचनाओं के द्वारा हम कृषि नीति में सुधार करेंगे। शिक्षा ही मूलाधार है। पूंजीपतियों ने शिक्षाओं पर अधिकार कर लिया। वे ऐसी शिक्षा देते हैं जिसमें बच्चों के चरित्र का निर्माण नहीं हो सके, बच्चों का जीवन के लक्ष्य परम सत्ता परमात्मा के आदर्श की शिक्षा न जा सके, मात्र अपने भौतिक जीवन को सुखी करने की शिक्षा दी जाए। और फिर गरीबी में परिस्थिति बस वे पूंजीपतियों के दलाल गरीब बन के रह जाए। तो शिक्षा को करप्ट किया गया। इसलिए प्रोटिस्ट सरकार या प्रोटिस्ट व्यवस्था या प्रोटिस्ट विचार कहता है कि शिक्षा में नव मानवतावादी शिक्षा दी जाए, जिसका उद्देश्य है मनुष्य में जो डिवाइन पोटेंशियल, दिव्य चेतना संग्रहित है, उस दिव्य संग्रहित देव चेतना के विकास के लिए न्यू ह्यूमैनिस्टिक एजुकेशन का प्रचार हो, जो मनुष्य को सिखावे तुम पशु नहीं हो, तुम खाने पीने मौज करने के लिए जन्म नहीं लिए हो, तुम व्यापक सत्य को पाकर के समाज की सेवा करने के लिए जन्म लिए हो। तुम्हारा लक्ष्य पैसा कमाना और भोग करना नहीं है पशुओं की तरह, गायों की तरह, बल्कि दिव्य करके परम पुरुष की अनुभूति करोगे। तुम्हारे जीवन में आनंद आवे, तुम दूसरे के जीवन में भी आनंद वर्षित कर सकोगे, सबका हित कर सकोगे। इसके लिए वह आध्यात्मिक आधार पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए, जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, सांस्कृतिक न्याय दिलाने में सक्षम, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। तो शिक्षा नीति, अर्थनीति, कृषि नीति, राजनीति, सब क्षेत्रों में जो सुसंतुलन स्थापित करे सबके हित के लिए, सबके विकास के लिए, तो करेंगे। लेकिन इसमें सावधान होना होगा कि हमारे राजनीतिक पार्टियां, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, भाषण देने में बहुत ही प्रवीण हैं। उसके प्रवक्ता बहुत एक से एक व्याख्या करते हैं, भाषण लोग सुनाते हैं, क्योंकि आम जनता साधारणतः बहुत कम पढ़े लिखा है, उसका शैक्षणिक स्तर बहुत कम है। इसलिए मनभावन भाषण सुन करके लोग लुभायित होते हैं, उनको अपना राजनीतिक वोट दे करके उनको जाते हैं, और जब वे सत्ता में जाते हैं तो वही कुकर्म करते हैं जो कोई तानाशाह कुकर्म करता था, जो कोई तानाशाही करता है। तो इसलिए अभी राजनीतिक सत्ता पूंजीपतियों का गुलाम है, और ये पूंजीपति लोग तब तक अपना वर्चस्व समाज पर से चाहे राजनीति पर से नहीं हटा सकेंगे, जब तक कि उन पर कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं हो, जब पर उनकी जन क्रांति की, जन विप्लव का उन पर भय नहीं हो, और अथवा भय नहीं हो, बल्कि जन क्रांति के द्वारा, जन चेतना के द्वारा जो उनका यह जो है
अधिकार उनसे छीन नहीं लिया जाए। इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग मोरालिस्ट की सरकार बनानी होगी। मोरालिस्ट उसको कहते हैं जो राजनीति में नीति का क्षेमनार्थे कहना नयनम इति नीति, जो सबके कल्याण के लिए जिसका वहन किया जाए, जिस कायदा कानून को, जिस रीति रिवाज को, उसी को नीति कहते हैं। राजनीति की व्याख्या प्रोत में है कि नीतिवान लोगों के हाथों में राज की सत्ता हो, उसको राजनीति कहते हैं। और पूंजीपतियों के ध्यान से राज को हड़पने के लिए जो रीति रिवाज गढ़ लिया जाए उसको राजनीति कहते हैं। यही वैश्विक अंतर है। प्रोत के चिंतना में राजनीति का अर्थ है नीत, जो एक सबके कल्याणकारी के लिए जो नियम है, कानून है, कायदे हैं, तरीके हैं, उसके अनुसार राज किया जाए। और ये पूंजीपतियों के अनुसार राजनीति का माने होता है गद्दी हथियाने के लिए, वर्चस्व स्थापित करने के लिए, सारी दुनिया को चूसने के लिए, नियम कायदे को तोड़ मरोड़ के जो किया जाए उसको राजनीति कहते हैं। तो हम नीति के लिए राज सत्ता की कामना करते हैं पीवीआई के प्लेटफॉर्म से और प्रोत सिद्धांत के आधार पर। वे लोग शोषण के आधार पर जैसे तैसे छल कपट दुराचार पापाचार भ्रष्टाचार के द्वारा राजनीति में आना चाहते हैं। यह वैश्विक अंतर है। समय की सीमा बहुत कम, इसलिए मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गया हूँ। मैं अपने आयोजक ब्रदर धर्मेंद्र जी से बोलना चाहेंगे। क्या धर्मेंद्र जी, मेरी बात सुनाई में आ रही है? हेलो धर्मेंद्र जी, मेरी बात सुनाई पड़ रही है? आवाज किसने? आवाज नहीं है। अच्छा, तो समय की अल्पता के कारण थोड़े बोलने में मुझे धड़फड़ी हो गई है, मैं फील कर रहा हूँ। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा प्रोत का सिद्धांत एक अभिनव सिद्धांत है। अभिनव इस अर्थ में कि समाज का जो नियंत्रण अभी तक हुआ है वो सोशल चक्र में प्रोत के प्रणेता ने बताया कि प्रारंभ में सो शूद्रों के द्वारा समाज का संचालन हुआ, लेकिन अधिक शूद्र से मतलब हीन से नहीं, जो मात्र शारीरिक बल ही है जिसके पास, और लेकिन शरीर बल में जिसमें जो बहुत पराक्रमी है, तेजस्वी हैं, योद्धा हैं, जिसको क्षत्रिय युग कह करके उन्होंने पुकारा, क्षत्रिय युग में हुआ। जिस युग की पहचान थी बलम जस्सा, बल जिसके पास है वही बुद्धिमान है। बल तो इस प्रधानता, बल प्रधानता के क्षत्रिय युग में जब क्षत्रिय लोग बहुत शोषण करने लगते हैं तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उसके विरुद्ध विरोध विप्लव करते हैं, क्रांति करते हैं, और अपनी बुद्धि के बल से सत्ता जब उसको छीन लेते हैं, अब बुद्धिवादी लोग जब शासन में आते हैं तो उसको वो विप्र युग कहते हैं। तो विप्र युग में कहा गया बुद्धि जस्य बलम तस्य, उसकी पहचान हो जाती है जिसके पास बुद्धि है। लेकिन ये बुद्धिमान लोग भी प्रारंभ में तो समाज की सेवा करते हैं, सबकी हित की चेतना करते हैं, लेकिन वही है धन का दुरुपयोग जब होने लगता है, जब मनुष्य के पास बहुत धन आता है तो बेलासी हो जाते हैं, निकम्मा हो जाता है, काम नहीं करते हैं, खाली पाखंड से अपना सुख चैन निभाना चाहते हैं। तब फिर उनके विरुद्ध भी एक जन चेतना जगती है और फिर विद्रोह का भाव आता है। तो फिर वैश्य लोग जिस पर वो निर्भर करते हैं उनका शासन होता है, वैश्य युग कहते हैं। तो वैश्य युग में एक आ जाता है कि धन पैसा संपत्ति जिसके पास है उन्हीं की गणना मनुष्य के रूप में है, तो उसको कहने लगते हैं जिसके पास धन है वही चतुर है, जिसके पास धन है वही बुद्धिमान माना जाता है, जिसके पास धन है वह पराक्रमी विद्वान माना जाता है। और तो इसकी विशेषता हो जाती है
जिसके पास नहीं है पैसा जग में उसका जीना कैसा, दुर्मुख होता नहीं है लोग तो दुर्मुख होता है। तो धन ही संपदा, धर्म कर्म सब कुछ हो जाता है। इसमें फिर ये धनी वैश्य लोग जब शोषण करते हैं तो उसका रूप हम लोग स्वयं देख रहे हैं। चूँकि हम लोग अभी वैश्य युग में पानी पूंजीवादी युग में जूझ रहे हैं, इसके तो विश्लेषण देखा है जो सब कुकर्म का जड़ है। तो कुछ लोग कुकर्मी होते हैं धन के अभाव में, कुछ लोग कुकर्मी होते हैं अतिशय धन के अभाव में। इस संतुलन को नष्ट करने के लिए कोई आज तक विचार पृथ्वी पर नहीं था। इसी विचार को श्री आनंद मूर्ति जी ने और पुरस्कार सरकार ने प्रौत दर्शन में दिया है। तो ये एक नवीन संस्कृति को उन्होंने पैदा किया है और उन्होंने साफ एक शब्द बहुत ही सारगर्भित शब्द किया है, जो समाज का नियंत्रण अभी तक ये वर्ण, कोई कहीं क्षत्रिय वर्ण करता था, कहीं कोई विप्र वर्ण करता है, कभी कोई वैश्य वर्ण करता है, लेकिन ये तीनों अंततः गत्वा अपने उत्तरार्ध काल में शोषक में परिणत हो जाते हैं। तो उनको नियंत्रित करने के लिए आनंद मूर्ति जी ने प्यार सरकार ने कहा नहीं, अब ये समाज का नियंत्रण ये वर्ण के लोग राज सत्ता करेंगे, लेकिन नियंत्रण करेगा सदविप्र। सदविप्र चक्र केंद्रे सदविप्रा चक्र नियंत्रक। तो सदविप्र कौन है, इसकी उन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी है। और सदविप्र ही मानव समाज की संपदा है, विभूति है, उसको बढ़ाना होगा। सदविप्र कहते हैं उन मनुष्यों को जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अपना आत्म संयम के द्वारा से, खान पान की शुद्धि के द्वारा से, रोग नियंत्रण करने के द्वारा से, मनोभाव ऊंचा रखने के द्वारा बिल्कुल फिजिकली फिट हैं, एकदम स्वस्थ होते हैं, निरोग होते हैं। दूसरा क्वालिटी सदविप्र का है कि वह उच्च चिंतन के द्वारा, एज यू थिंक सो यू बिकम, इस उच्च चिंतन के द्वारा, ब्रह्मी चिंतन के द्वारा, चाहे विश्व बंधुत्व के द्वारा, चाहे अंतर्राष्ट्रीयतावाद के द्वारा, इस चिंतन में विभोर रहने के कारण जिसका जो मेंटल माइंड बहुत स्ट्रांग हो सकता है, अविचल हो जाता है, किसी भी परिस्थिति में उनकी विचारधारा टिकने वाली नहीं होती है, यह उसका मेंटल क्वालिटी होता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म का ही एक रूप है, मैं ब्रह्म का ही एक प्रतिनिधि हूँ, इसलिए सारे लोग मेरे अपने ही हैं। इस भाव में उसकी आध्यात्मिक चेतना आता है। अर्थात जो फिजिकली फिट हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग है और स्पिरिचुअली एलिवेटेड है, उन्नत हैं, ऐसे प्रतिभा का जिसका विकास हुआ उसको सदविप्र कहते हैं। और श्री प्यार सरकार प्रौत के सिद्धांत में कहते हैं समाज का नियंत्रण यही सदविप्र लोग करेंगे, इन्हीं के हाथ में सत्ता शक्ति होगी और नेतृत्व कोई भी नैतिकवान लोग करेगा। लेकिन ये जो सदविप्र का जो बोर्ड होगा वह देखता रहेगा, अगर कोई शासक दुराचारी हो गया, कोई शासक अनितकारी हो गया, तो उसको हटाने के लिए जनमत तैयार करना, जन जागरण पैदा करना, नहीं तो सामाजिक क्रांति के द्वारा उसको पदच्युत करने का दायित्व लेगा। तो सदविप्र वही होता है जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से स्ट्रॉन्ग हो, उन्नत हो, लेकिन पापियों के विरुद्ध, दुराचारियों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तत्पर हो, त्याग और बलिदान करने के लिए तत्पर हो, तो इसको सदविप्र कहते हैं। तो चार वर्णों की बात हमारे पूर्वजों ने कहा था, शुद्ध वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और ब्राह्मण वर्ण। लेकिन आनंद मूर्ति जी ने, पीआर सरकार ने एक नवीन वर्ण की स्थापना की भावना दे करके स्थापित किया कि एक वर्ण होगा सदविप्र, जो सबको नियंत्रण में रखेगा, खुद सत्ता में नहीं निपटेगा, खुद तो वह परम पिता का परम भक्त है, परम प्रिय है, उसमें लिप्त रहेगा, उसकी आकांक्षा वही है, लेकिन जगत के हित के लिए वह जीवन धारण करेगा। ऐसा जो एक वर्ण होगा उसको सदविप्र कहते हैं। उन्होंने पंच वर्ण की अवधारणा भारतीय संस्कृति कहिए या विश्व संस्कृति कहिए, चाहे सार्वभौमिक संस्कृति कहिए, उसमें नया अवदान है। इसलिए मैंने कहा, हमारा जो प्रतिपाद्य विषय था, जो प्रौत एक सुसंतुलित सिद्धांत है,
इसीलिए सिद्धांत है यह सबका हित सबके क्रम विकास होगा। आज भी सबका विकास सबका विश्वास का नारा तो जरूर दिया जा रहा है हमारे केंद्रीय सरकार के द्वारा, लेकिन पूंजीवादी के जिस जहाज को लेकर के वो चलना चाहते हैं, वो कितने भी सुधार क्यों करे, उसके पेंदी में भी उसके मूल में भी मुनाफा कमाने की जो दुर्गुण है, छीद है, अतिशय मुनाफा, इसलिए वो कब तक वो समाज का हित कर सकेंगे। कितने भी आपके अच्छे नाविक हो, लेकिन जहाज के पेंदी में सहस्त्रों छेद हो तो हिंद महासागर से चलते चलते अरब सागर, असल में तो अटलांटिक महासागर, तो उसको डूब ही जाना है, चूँकि नीचे बहुत है। तो पूंजीवाद के अनेकों छिद्र होने के कारण, वैश्विक मौलिक छिद्र होने के कारण कितनी भी सुधारवादी योजना क्यों नहीं आकर्षक हो, क्यों नहीं कार्यकारी हो, लेकिन मौलिक भूल होने के कारण सफल हुआ। यही कारण हुआ था रूस में कम्युनिस्टों का अधपतन क्यों हुआ। उन्होंने तो पूंजीवाद की बुराइयों के विरुद्ध काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी त्याग किया, लेकिन जो मनुष्य की आत्मिक चेतना को उन्होंने स्वीकृति नहीं दी। उन्होंने कहा परमात्मा तो ओपियम है, रिलीजन इज द ओपियम फॉर द पीपुल, गॉड इज नथिंग बट इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। परमात्मा कुछ नहीं है, भोले भाले लोगों को चूसने का एक हथकंडा है, जिसके हाथ में पादरी, पोपी, मौलवी, पंडित ये लोग चूसते रहते हैं। तो ये वैश्विक भूल थी। उन्होंने दुख में आकर के इस तरह का प्रलाप किया था, स्वस्थ चिंतन नहीं किया था। तो लेकिन यह इसमें अध्यात्म भी है, मानसिक चेतना, मानवतावादी चेतना भी है, और आर्थिक न्याय की भी बात है, नैतिक अनुशासन देने की बात है। इन सारी विशेषताओं के कारण प्रभुत्व का सिद्धांत अद्वितीय है, अनुपम है, सुसंतुलित है। इस बात को बौद्धिक विचारवान लोग जरूर विचार करेंगे, सुनेंगे। अंत में अपनी बातों को समाप्त करते हुए मैं आप सबों की शुभकामना करते हूँ। ओम सर्वे शांति मंगलम भवतु, ओम सर्वेषां प्रगति भवतु, ओम शांति शांति शांति। हो गया।